नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारी 325 प्रश्नों की श्रृंखला है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो हिंदी साहित्य के जो जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हम कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 80। एक बात और बता देती हूँ भाई मैं आपको कि हर रोज़ हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक क्लास अवश्य ही आती है। कभी कभी हम जो है 2 क्लास भी रखने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तरों की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें आप जुड़ करके परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है परीक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है। इसलिए हम वन लाइनर प्रश्नों को भी और वैसे एमसीक्यू के आधार पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 80। उमर ख़याम की रूबियों का अनुवाद किसने किया? उमर ख़याम की रूबियों का जो अनुवाद है ये हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। जो फारसी साहित्यकार हुए हैं उमर ख़याम, उनकी रूबियों का जो अनुवाद किया हरिवंश राय बच्चन ने। बढ़ते हैं आगे। बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 2 चट्टानें कीर्ति के लिए बच्चन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में वर्णित है? तो बच्चन की आत्मकथा जो है 4 खंडों में वर्णित की गई है। तो कौन कौन सी, इनको आप क्रम वाइज भी लगाने से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार कर देख लगा सकते हो आप कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार से बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा को प्रकाशित कराया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 1 सेकंड भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निशा निमंत्रण में संकलन है। निशा निमंत्रण जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है, उसमें गीतों का संकलन है। यह एक प्रकार से गीतों का संकलन नामक रचना है। बढ़ते हैं आगे। ये निशा निमंत्रण का जो प्रकाशन वर्ष है ये पूछा हुआ है। तो 1938 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण का प्रकाशन जो है ये गीतों का संकलन है, और ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है? तो 13 पंक्तियों में। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये आपको याद रखना है। ध्यान से आपको एक एक प्रश्नों को समझते हुए करते हुए चलना है, क्योंकि एनटीए नेट और जिस भी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किसी भी स्टेट में होने वाली हिंदी संबंधी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत देख लेते हैं और आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 87। मधुशाला में संकलित रूबियों की कितनी संख्या कितनी मानी गई है? तो 135। उसके बाद देख लेते हैं मधुशाला की रूबियाँ कितनी पंक्तियों में रचित है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। ये 4 पंक्तियों में जो है रचित है। और जो निशा निमंत्रण जो है हमने देखा था 13 पंक्तियों में। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं। मधुशाला की मादकता अक्षय है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है पंत जी का है। उसके बाद देख लेते हैं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना रही है कामायनी। और गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि 1936 का एक महाकाव्य माना जाता है इनका। बढ़ते हैं आगे। बघेली जो बोली है वो उसका संबंध किस उपबोली से, उपभाषा से माना जाता है? तो ये है बघेली का संबंध जो है आपको पता ही है पूर्वी हिंदी से माना गया है। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकल कर आई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 95। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या आप सभी को पता है 22। शुरुआत में जो है केवल 14 थी, फिर
जो है संशोधन के द्वारा 1 जोड़ दी गई, उसके बाद 3 जोड़ी, उसके बाद जो है 4 जोड़ी। किस संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, ये मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ और प्रश्न उत्तरों को माध्यम से हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आज हमने जो है इस सीरीज़ को लगभग कंप्लीट करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को केवल यहाँ पर आंसर ही देखेंगे। पहले भी हम जो है इन प्रश्नों को कर चुके हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है। तो देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी कौन सी मानी जाती है, तो संस्कृत। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव भक्ति के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इन 4 आचार्यों में से जब भक्ति का उदय हुआ था तो 4 आचार्य प्रमुख रहे। उन 4 आचार्यों में से चैतन्य महाप्रभु का भी नाम आता है। तो ये इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 98। चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, चैतन्य ने जो है अचिंत्य भेदवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है, ये है मैथिली शरण गुप्त जी। अमिय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है ये किसकी है, ये रसलीन जी की है। आप लोगों को रसलीन का जो है वास्तविक नाम बताना है। रसलीन और किस नाम से जाने जाते थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 101। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी ने अपना ऊंचा आसान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोस्वामी का यानी कि तुलसीदास जी गोस्वामी के संबंध में इन्होंने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं सेनापति के गुरु का नाम, तो हीरामणि दीक्षित सेनापति के गुरु का नाम है। यात्रा वृत्तांत सुबह के रंग के रचनाकार कौन है, तो अमृत राय यात्रा वृत्तांत है इनका। अमृत राय का जिन्होंने जो है प्रेमचंद जी की जीवनी भी लिखी थी, कलम का सिपाही, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 104। सिद्धों की भाषा को आंग्लो आंदारी भाषा किसने कहा, तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आंग्लो आंदारी भाषा कहा है भाई, आंग्लो नहीं आलो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 105। यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि रामानंद के 12.5 शिष्य 12 शिष्य नहीं 12.5 शिष्य थे, ये कहा गया नागरी पंचारणी पत्रिका में। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वैध महाभारत किसने कहा, ये कहा दशरथ शर्मा जी ने। कविता की तीसरी आँख के रचयिता कौन है, तो ये रहे हैं प्रभाकर माचवे जी। उसके बाद छठा दशक के रचयिता कौन है, छठा दशक जो रचना है उसके रचयिता है विजय देव नारायण शाही। निराला आत्महंता आस्था की रचयिता कौन है, तो ये इसके रचयिता है दूधनाथ जी, इस निराला आत्महंता आस्था के। उसके बाद 110 प्रश्न को देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता कौन है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द जो ये पूरी की पूरी रचना भाई ये पूछा हुआ है, ये इसके रचयिता कौन है, बच्चन सिंह। नए प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता कौन है, तो नए प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। नागरी तेरी यह दशा की कविता किसकी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। भक्ति किसकी पंक्ति किसकी है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, तो हृदय दर्पण नामक जो ग्रंथ लिखा है वे लिखा है जो रस के 4 व्याख्याताओं में से प्रमुख व्याख्याता रही है भट्टनायक। भट्टनायक ने हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 114। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीति व वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में
समर्था नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है, वे रहे हैं रुद्रट जी। उसके बाद देख लेते हैं मोहम्मद चिंगी प्रेम के सुनी माही गगन डेराई धनी बिरही और धनी हिया जह असी अंगनी समाई। जो ये पंक्ति है ये जायसी जी की है। उसके बाद देख लेते हैं कविता करके तुलसी ना लसे कविता पा लसी तुलसी की कला। यह कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है मीराबाई जी की है। उसके बाद बात करें आगे रीतिकाल का वह कवि जिसने खड़ी बोली में जो शीत वसंत नामक प्रबंध रूप में कहानी लिखी है वो को कह रहे हैं चंद कवि जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 119 रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठ जीवा स्वामी था? तो काष्ठ जीवा स्वामी जो है किस रीतिकाल के कवि का उपनाम माना जाता है? तो देव बनारस वाले का ये माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो खुमान रासो हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई 121 प्रश्नों को हम 121 प्रश्न संख्या देखते हैं। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है कफन। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सिद्धों की अद्भुत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी जो है सिद्धों की जो है उद्धृत रचनाओं काव्य भाषा मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नैन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनवाल। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है सूरदास जी की है जो कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो कृष्ण की भक्ति पर। अभी हमने पढ़ा था चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो अचिंत्य भेदाभाव दर्शन का। चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है महाप्रभु चैतन्य जी का बंगाल में हुआ। भाई बंगाल के नदिया ज़िले के में माना जाता है। और कब माना जाता है? 1486 आई ऑफ 1486 आई का बार आप जो है चेक कर सकते हो। तो 1486 में इनका जन्म और माना जाता है कि इनके जन्म के दिन जो है पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण भी हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य जी को क्या कहा जाता है? वल्लभाचार्य जी को वल्लभाचार्य की भक्ति को कौन सी भक्ति है? ये क्वेश्चन आएगा भाई। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वल्लभाचार्य की भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर जी जो है सुहाग के नुपुर रचना के रचयिता माने जाते हैं, जिन्होंने जो है मानस का हंस और खंजन नैन तुलसीदास और सूरदास जी के जीवन पर रचित रचनाएं भी लिखी है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 131 सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र रचना करके जो है अपनी मात्र एक कीर्ति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वे कवि हुए हैं बिहारी। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। लोग है लगी कवि बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्ति जो है घनानंद जी की है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत रखा है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे मैथिली शरण गुप्त की का कथन है। वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रियमंदा जी की एक कहानी विधा की रचना है। वापसी किसकी है? उषा प्रियमंदा, उषा प्रियमंदा की जो है वापसी कहानी है एक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। विक्रम
संवत का शुभ आरंभ कब हुआ, तो विक्रम संवत का शुभ आरंभ माना जाता है 57 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 138, विद्यापति की पदावली की भाषा बताइए। तो आप सभी को पता है मैथिली जो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली रही है। और इनकी जो और अन्य रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपताका, उनकी भाषा अवहट रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। तो चंद बरदाई जी वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन माने जाते हैं। तो हेमचंद्र जी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो वही पुष्यदंत को माना जाता है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य। लेकिन पुष्यदंत से पहले जो है स्वयंभू ने भी जो है कृष्ण काव्य की रचना कर दी थी, इसलिए सही तौर पर जो है स्वयंभू को ही माना जाएगा। कहीं कहीं बुकों में आपको पुष्यदंत को भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में आप लोगों को एक होंगे। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप जो है स्वयंभू को लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 142, अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध है आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति यशोधरा जी की है। अमिय हलाल मद भरे, श्याम सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत ते ही चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है। तो रसलीन जी की है। उसके बाद अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आदिकाल का जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति मानी जाती है वीरगाथात्मक। जो आदिकाल के अंतर्गत जो रासो साहित्य है उसमें हमें वीरता का अधिक भाव दिखाई देता है, तो इसलिए इसकी एक जो है प्रमुख प्रवृत्ति मानी गई है आदिकाल की वीरगाथात्मक। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 146, रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना जाता है। ये प्रश्न बनेगा भाई कौन से रासो ग्रंथों में कौन सी रचना को सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना है। तो ये है पृथ्वीराज रासो को। किसी ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, किसी विद्वान ने अर्ध प्रमाणिक माना है, तो किन्हीं विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। तो देख लेते हैं। डॉक्टर बुल्लर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 148, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना है। कि शुक्ल जी के अनुसार अगर ये पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। शुक्ल के अनुसार जो हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, वो माना है चंद बरदाई जी को। बढ़ते हैं आगे। अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को जो है क्या कहा जाता है। तो संध्या भाषा कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु नानक का जन्म जो पंजाब के तालवंडी में हुआ और 1469 ईस्वी में। नानक ने किस धर्म की स्थापना की। तो नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की है। किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित हुए। तो सूफी संत बाबा फरीद से जो है गुरु नानक जी प्रभावित हुए। नानक वाणी किस संप्रदाय में संकलित है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक वाणी संकलित है। चैतन्य ने क्या किया। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की है। उसके बाद सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक किसने माना है। सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 156, धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नेताजी महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। ये राहुल सांस्कृतायन। एक सेकंड भाई। तो ये यहाँ पर हमारा 155 का आंसर हो जाएगा। जो सहजयान का प्रवर्तक माना गया है सरहप्पा जी को राहुल सांस्कृतायन जी ने और हजारी प्रसाद ने, दोनों ने माना है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। मिश्र बंधु विनोद
इतिहास खंड के कितने भाग हैं, तो 4 भागों में बांटा गया है मिस्र बंधु विनोद के इतिहास खंड को, क्योंकि 1 भाग और 2 भाग और 3 भाग, ये प्रथम 3 भाग तो जो है 1913 में प्रकाशित हुए, लेकिन जो चौथा भाग है वो प्रकाशित हुआ 1934 में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, किस कवि को जो है छप्पे का राजा कहा जाता है, तो छप्पे का राजा कहा जाने वाला कवि है चंद बरदाई जी, जो कि आदिकाल का प्रसिद्ध कवि माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। बढ़ते हैं आगे। 160 प्रश्न, देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना का समय 1933 ईस्वी माना। इसमें जो है 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 161, शिरीष की याद आई नामक ललित निबंध किसका है, तो विद्यानिवास मिश्र जी का है। शिरीष के फूल नामक निबंध किसके है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो शिरीष की याद आई जो रचना है ये है विद्यानिवास मिश्र जी की। शिरीष के फूल नामक निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास किस पर आधारित है, जो निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, वो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित है। तितली जयशंकर प्रसाद की ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी को दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सुनीता जैनेन्द्र कुमार जी का जो है उपन्यास है और यह विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की उसकी भाषा जो है खड़ी बोली है। अमीर खुसरो की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा, अवधी भाषा का, अमीर खुसरो बार बार आ रहा था तो अमीर खुसरो रिपीट हो गया। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए, तो रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसके है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन हमें बीजक में मिलता है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत भाषा में। कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है, तो बीजक। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ पूछा हुआ है तो सूरदास। सर्वश्रेष्ठ की जगह सर्वप्रथम पूछ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा कुंभन दास। कुंभन दास जो है अष्टछाप के सर्वप्रथम कवियों में शामिल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है सूरदास जी। और सबसे कनिष्ठ में आ जाए तो नंददास जी रहेंगे। और पिता पुत्र का जो संबंध एक दूसरे का पूछ लिया जाए तो जो है कुंभन दास और चतुर्भुज दास का रहेगा। बढ़ते हैं आगे। कुंभन दास पिता रहेंगे और चतुर्भुज दास उनके बेटे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आँख की किरकिरी होने का अर्थ बताइए, तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है प्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता का नाम, तो जयशंकर प्रसाद जी, 1925 की रचना है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो क्षेत्र विशेष से, वहाँ से के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं, जो कि हिंदी की प्रथम आंचलिक रचना मैलांचल को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 रहा और मैरीगंज जो है गांव से ये संबंध रखती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाओं को प्रस्तुत किया, वे रहे हैं सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी। उसके बाद संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किसने दिया, तो ये दिया है मुक्तिबोध ने। कलाधर नाम से कविता लिखता था, कौन लिखता था, आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन है, तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिया है। उपन्यास शिवानी का वास्तविक नाम बताइए, तो शिवानी का वास्तविक नाम है गोरापंत।
आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान माना जाता है। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना संदेश रासक। संदेश रासक एक प्रकार से जो है खंड काव्य है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा है, तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। खंड काव्य से भी संबंधित एक क्लास में लेकर के आऊँगी, क्योंकि विधाओं से संबंधित भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि यह रचना किस विधा की है। तो जो परीक्षाओं में पूछी गई है, पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है विधाओं से संबंधित रचनाएं, उन सभी को हम जो है एक क्लास के माध्यम से करेंगे। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए एक क्लास मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, तो इंदुमती 1900 ईस्वी की जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की पहली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है शुक्ल जी के अनुसार। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न संख्या 85। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी कौन सी है, तो परिणय जो है 1887 की रचना है ये, और किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित। उसके बाद जातीय कवि किसे माना है, तो जातीय कवि जो है तुलसीदास जी को माना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो माना जाता है रामचरण दास जी को। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव प्रसाद सप्रे यह कहानी में प्रकाशित हुई है। वे छत्तीसगढ़ पत्रिका में जो है निकली सबसे पहले। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 189। प्रताप नारायण की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध पत्रिका रही है ब्राह्मण 1883 ईस्वी। उसके बाद 190 प्रश्न पर हम आ गए। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ, तो 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। और उसके बाद और सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था किन्होंने, वे किए थे चिंतामणि घोष ने, चिंतामणि जी ने। घोष पहले सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक माने जाते हैं। उसके बाद जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया। फिर जो है 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्यभार संभाल लिया था, और लगभग 17 वर्षों तक इन्होंने काम किया। 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, 1903 से लेकर। इस प्रकार आपको सभी तथ्यों को जो है याद करके हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 151 में पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। तो पंत ने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया है। उसके बाद राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है, तो स्वयंभू जी जो है हिंदी का पहला कवि माना जाता है राम कुमार वर्मा के अनुसार। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के पहला कवि अलग अलग माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू जी को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, स्वयंभू की अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि अपभ्रंश व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा जो है व्यास कहा जाता है, ये कहा जाता है स्वयंभू को। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू जी को। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 194। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नई कविता पत्रिका 1934 में के संपादक कौन माने जाते हैं, तो जगदीश गुप्त ने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका निकाली है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96 यानी कि 196 साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद प्रश्न संख्या 197
पुष्प की अभिलाषा नामक कविता संग्रह किसने लिखा? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक जो है कविता संग्रह लिखा। इन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम दिया था। इनकी कविताओं की देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ। इनकी कविताओं में जो है किस प्रकार का भाव प्रकट हमें देखने को मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में? तो ये मिलता है हमें देश प्रेम के भाव का। उसके बाद हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मतवाला, जिसका जो है संपादन किया है निराला ने। निराला। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। पढ़ते हैं आगे, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या, भाई 100 प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की क्लास में हम केवल इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। एक सेकेंड में